कुछ जो चीज़ें होती हैं इंसान के बस की नहीं होती, वो गॉड गिफ्टेड होती हैं। टुकड़े किए गए मेरे सारे वजूद के, कश्मीर था मैं दोस्तों, बांटा गया मुझे, और यहाँ वहाँ बस्ती है खुदारा सोचो। ये तो सबसे कमाल का। बहुत शुक्रिया आपका। शादी के बाद वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी या पहले वाली? अच्छा देखें, अब अगर टीचर की बात आती है तो हम यूरोप की मिसाल देते हैं। अदल की बात आई तो हम कहते हैं कि अदल उमर जो है वो यूरोप के अंदर उन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, उमर्स लॉ। आपस में हमें सुन्नी वाबी के नाम पर लड़ाया जाता है, हमें मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के नाम पर लड़ाया जाता है। दर्द मौजूद है, अपने कश्मीर का दर्द मौजूद है। लगा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा, आज हम भी साहिब आवाज़ हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। वो आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से ऐसा हुआ है। और जिस बंदे ने मेरा इस चांद तक पहुँचने में मुझे सपोर्ट किया और जिसकी वीडियो से आप लोग इंस्पायर हुए, तो मैंने सोचा कि मोनेटाइजेशन के बाद पहली वीडियो जो है उस अजीम हस्ती के साथ, उस अच्छे इंसान के साथ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। वादी नीलम के एक अजीम उस्ताद, एक लायर, शायर और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत से लोग जान चुके होंगे, जैसे ही मैंने लायर, शायर और उस्ताद कहा, ये तीनों क्वालिटीज़ हर एक बंदे में नहीं पाई जा सकती। लायरी भी करना और साथ वकालत के साथ साथ जो है टीचिंग भी करना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो मेरे साथ वादी नीलम के शहज़ादे जनाब ख्वाजा आफाक साहब मौजूद हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। गाइस, आज हम आफाक साहब की लाइफ स्टोरी जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं आफाक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसा गुजर बसर हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, सब अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल का, आपकी पूरी टीम जो है कि आप हमेशा इज़्ज़त अफसाई करते हैं, हौसला बख्शते हैं, और स्पेशली आज आपने वक्त निकाल कर हमारे घर आए। नहीं सर, पहले तो माजूर के मैं लेट हो गया। नहीं बस ये ज़िंदगी का हिस्सा है। वो सर सबसे पहले तो आप ज़रा अपनी जो है कि बता दें कि आपकी एजुकेशन जो है वो कैसे गुजरी, कैसे आपके तालीमी इब्तदाई से लेके एंड तक? जी, इब्तदाई तालीम के बारे में अगर बताऊँ, चूँकि मेरा जो ताल्लुक़ है आपने पहले नाज़रीन को बता दिया है कि नीलम वैली आज़ाद कश्मीर से है। नीलम वैली एक दूर अफ्तादा इलाका है, आज़ाद कश्मीर का सबसे आप कह सकते हैं पसमानदा इलाका भी है और ख़ूबसूरत तरीन इलाका भी है। वहाँ पे हमारे अपने स्कूल्स थे, मेरे वालिद साहब ने वहाँ पे ओपन किए थे, वहीं से ही मैंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ किया। अपने स्कूल से ही, यानी कि वालिद साहब की सरपरस्ती में ही इब्तदाई तालीम हासिल की। और फिर हम वहाँ से माइग्रेट कर गए, हिजरत कर गए। जेहलम के अंदर एक इलाका है दयाल, जिसका नाम है दयाल, ज़िला जेहलम। और फिर तकरीबन मिडिल तक तालीम जो है वो वहीं से हुई हमारी। अब चूँकि वो भी एक दूर दराज इलाका था, वहाँ पे तालीम अच्छी नहीं थी। वहाँ से हमें वालिद साहब ले आए मीरपुर के अंदर, जहाँ पे हम मौजूद हैं। 2006 से लेकर अभी तक हम मीरपुर के अंदर मौजूद हैं। मैट्रिक की तालीम जो है वो यहीं से हासिल की, गवर्नमेंट इदारे से, गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याल शहर उसका नाम है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मीरपुर से ही FSC पास की। और उसके बाद की जो तालीम है वो थोड़ा सा कुछ माली हालात की वजह से, घरेलू हालात की वजह से डिले का शिकार रही। डिले इस सूरत में रही कि रेगुलर में नहीं पढ़ सका, मगर उसके बावजूद भी मैंने अपनी तालीम को प्राइवेट जारी रखा। BA का इम्तिहान पास किया JK यूनिवर्सिटी से। फिर उसके साथ साथ मास्टर्स इन इंग्लिश मैंने किया। और फिर चूँकि मेरे वालिद साहब भी एक वकील हैं, मीरपुर बार में प्रैक्टिस करते हैं, उनका मुझे मशवरा था कि कल जो है वो आखिरी तारीख़ है एडमिशन्स की, तो क्या इरादा है, क्या वकील बनना चाहते हो? तो मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ, चूँकि वालिद साहब की तबीयत जो है वो सख्त भी है। अब मेरा पर्सनली दिल नहीं था, मैं खुद वकील नहीं बनना चाहता था। तो मुझे तो चूँकि खौफ था कि वालिद साहब के आगे अगर मैंने ना कर दिया, उनके आगे इनकार किया, तो शायद उनका गुस्सा हो, वो मुझसे नाराज़ हो जाएं। मैंने गुस्से में उनके गुस्से से बचने के लिए मैंने कहा कि ठीक है, आप दाखिले को भेज दें। और फिर वालिदैन के गुस्से का भी फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वालिद साहब ने फिर एडमिशन मेरा भेज दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से ही कानून की डिग्री भी हासिल की। माशाल्लाह। सर आपने जो है ना ये एजुकेशन कंप्लीट करते भी मेरे ख्याल में आपकी MA कंटिन्यू थी, तो आपने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी। जी। और गालबन मेरे साथ ही आपने आगाज़ किया। ये मेरे लिए शर्फ की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बड़ा अच्छा वक्त था। मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने जब टीचिंग का आगाज़ किया
तो एक निजी इदारा है यहाँ पे, और वहाँ पे आपसे भी मेरी बड़ी अच्छी 2-3 माह ही मैं वहाँ पे रहा, लेकिन आपसे बड़ी अच्छी मेरी वहाँ पे लेकिन वो ना भूलने वाला वक्त गुजरा हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, कभी वो मैं नहीं भूल सकता वो लम्हात। तो टीचिंग में सर क्या समझते हैं कि टीचिंग आपने क्यों छोड़ी? बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी हैं कि टीचिंग क्योंकि पैगम्बरी पेशा है जी, तो मुझे आप ये कंटिन्यू रखते हैं, स्टूडेंट्स आपके बड़े फॉलोअर हैं, अभी तक आपको स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आप कैसे? मुझे खुद ज़ाती तौर पर बेशुमार लोगों ने क्वेश्चंस किए कि आप टीचिंग का शोबा छोड़कर वकालत की तरफ क्यों आए। तो कुछ लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की अपने दलाइल की वजह से। अब देखें इमरान साहब, टीचिंग जो है ना ये एक पैगम्बरी पेशा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि उन्होंने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। अब हम यहाँ पे मिसालें देते हैं यूरोप की। यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे इस पेशे की कदर है, वहाँ पे इज़्ज़त है। वहाँ पे एक मिनिस्टर की कम वैल्यू है, जबकि एक उस्ताद की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एक उस्ताद जब अदालत में पेश होता है तो वक्त का जज जो है वहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है और उस्ताद के लिए कटहरे में कुर्सी रखी जाती है, यानी कि इस कदर इज़्ज़त वो लोग देते हैं उस्ताद को। अब जब हम कंपेयर करते हैं ये तमाम तर चीज़ें, सामीन जानते भी हैं आप में से अक्सर बेशतर कि हमारे इस माशरे में उस्ताद की क्या वैल्यू है, उस्ताद की क्या इज़्ज़त है। कुछ नहीं। मैं खसूसन बिलखसूस बात यहाँ पे करूँगा प्राइवेट सेक्टर्स की। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर अगर मैं देखूँ तो माशरे का मुझे मज़लूम तरीन जो फ़र्द है वो उस्ताद नज़र आता है। उस्ताद का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल होता है। मैंने ख़ुद भी जब ये पेशा इख्तियार किया, मैं कुछ अरसा इस पेशे से मुंसलिक रहा और मैंने उन लोगों के दुख दर्द को महसूस किया। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रहकर या तो मैं फट जाऊँगा या मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि मैं बेबस था, मैं कुछ कर नहीं पाता था। मैंने फिर भी सोचा कि खुदा ने अगर मुझे कोई ऐसी पावर दी, मुझे ताकत दी, तो मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। और उस ताकत का हम ज़ाहिरा जो है ना अभी लॉकडाउन के दौरान देख चुके हैं। बड़े इदारों के खिलाफ आपने केस जीता। हाँ बिल्कुल। और टीचर्स के लिए खड़े हुए। मेरे हाल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई नहीं काम कर सका। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। फिर मैंने चूँकि कानून की डिग्री ऐसी थी कि जिसका सहारा लेकर मैं इस मज़लूम और पिसे हुए तबके को सपोर्ट कर सकता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने भी कहा, आपने भी उस दौरान मुझसे राब्ते में रहे, मेरे इंटरव्यूज़ भी किया आपने, तो मैंने केसेस जब किए मेरा अंदर ठंडा हुआ खुदा की कसम। मैं सोच रहा था कि मैं अभी बिल्कुल राइट वे पे हूँ, राइट प्रोफेशन पे हूँ, जब कुछ टीचर्स को मैंने हक़ दिलवाया अपना। क्योंकि टीचर्स के बारे में ना तो कोई कानून साजी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब जी चाहे इनको इदारे में रख लिया जाए और जब जी चाहे इनको इदारे से फ़ारिग कर दिया जाए। तो ये कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से मैंने इस शोबे को छोड़कर, इस पेशे को छोड़कर वकालत का पेशा इख्तियार किया। इसके अलावा भी आपका थोड़ा वक्त मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। जी जी, इसके अलावा तो जितना मर्जी ले आ जाओ। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा पर्सनली भी जो हूँ ना एक आज़ाद ख्याल किस्म का इंसान हूँ। तो मुझे लगा कि वकालत से बेहतर कोई ऐसा पेशा नहीं कि जिसमें मैं रह कर पुरसकून रहूँगा और अपनी ज़िंदगी को अपनी जो है वो मर्ज़ी के मुताबिक बसर करूँगा। लेकिन सर बात मैं आपकी ज़रा, मुझे इससे मैं थोड़ा सा एग्री नहीं हूँ जी वकालत के लिहाज से, क्योंकि हमारे जो मुल्क है, मेरा जो अपनी राय मैं समझता हूँ कि जितनी बदमाशी है वकीलों ने और डॉक्टरों ने बचाई है इतनी किसी ने नहीं की। जी आपसे उम्मीद है कि जी अल्लाह बेहतरी लाएंगे। आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि देखें ना, आप काली पेड़ें जो हैं वो हर जगह डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। आप अगर टीचिंग का शोबा आपने कई अर्सा इख्तियार किए रखा, वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बेशुमार काली पेड़ें मौजूद हैं कि जिनकी वजह से अच्छे लोगों का इस्तेहसाल होता है और फिर ओवरऑल लोगों के ये इमेज बन जाता है कि ये पेशा ऐसा ही है। अब वकालत में भी ऐसी बात है। मैं जब इस पेशे में आया, पहले मेरे भी अपने जो व्यूज़ थे, ख्यालात थे, कुछ इस तरह के थे, लेकिन जब इस पेशे में मैं आया, मैंने मज़लूमों की आवाज़ें सुनी और मैंने जब हकीकत को देखा तो मैंने सोचा कि हकीकत इसके बरक्स है। वो शेर एक है, अक्सर बिगाड़ कर लोग पेश करते हैं, लेकिन वो शेर दर हकीकत कुछ इस तरह से है कि प्यादा हुआ वकील तो मज़लूम ने कहा, आज हम भी साहिब आवाज़ हो गए। तो ये डिपेंड करता है कि इंसान पे कि वो किस तरह किसी पेशे का इस्तेमाल करता है। यानी कि 5 उंगलियां जो बराबर नहीं, 5 उंगलियां बराबर हर जगह ऐसा ही। सर इसके साथ साथ जो है ना वकालत के बाद फिर ये तीसरी चीज़ नहीं आ गई पोइट्री, और उसके लिए आपने बड़ा वर्क किया। रात तक आप मीरपुर राइटर्स क्लब के साथ भी आप इंक्लूड हैं। जी स्टेटस वगैरह आपके देखता रहता हूँ जी, बड़ा हार्ड वर्क करते हैं। तो ये इसकी तरफ कैसे आप आए हैं पोइट्री की तरफ? असल में कुछ जो चीज़ें होती हैं इंसान के बस की नहीं होती, वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, उस कुदरत की तरफ से इंसान को अता की गई होती है। फिर इंसान उन चीज़ों को पॉलिश करता है और फिर कोई जो एक हीरा आप कह सकते हैं वो मंजर यहाँ पे उभरता है। अब पोइट्री कोई नेचुरली मेरे अंदर एक चीज़ मौजूद थी, लेकिन पोइट्री एक जैसे कहते हैं कि वो आशिकी और माशूकी वाली चीज़ें
उससे हटकर उससे मेरे अंदर दर्द मौजूद है, अपने कश्मीर का दर्द मौजूद है, मेरे अंदर अपने इस माहौल का, इस नेचर का दर्द मौजूद है। तो जैसा आपने जिक्र किया, मीरपुर राइटर्स क्लब, तो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे वहाँ पे। राज एहतशाम है, एक बहुत अच्छा शायर है, जाना माना शायर है, वो पाकिस्तान के अंदर आलमी सतह पर उसने अवार्ड जीते हैं। फिर अतास अहमद अतास है, अली नवर्द है, सदाम फ़खर गोरसी, शाबान खालिद सिद्दीकी। तो ये तमाम लोग ऐसे लोग थे कि जिनके साथ मैं बैठा और मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में भी अपना आप मनवा सकता हूँ। फिर मैंने जब नेचर पे लिखना शुरू किया, ज़्यादा ख़ासकर दरख्तों के हवाले से मेरी शायरी ऐसी थी कि जो मकबूल हुई इन लोगों में, यानी कि हमारे अदबी हलकों में। जी एक आधा शेर जी मैं ज़रूर वो भी सुनाऊँगा। अदबी हलकों में जब ये मकबूल हुई तो मुझे ये लगा कि मैं इस हवाले से भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन पहले कश्मीर के लिए जो आपका मशहूर हुआ है ना, जी वो वायरल हुआ है शेर, वो ज़रा पहले वो शेर कुछ इस तरह से था कि टुकड़े किए गए मेरे सारे वजूद के, टुकड़े किए गए मेरे सारे वजूद के, कश्मीर था मैं दोस्तों बांटा गया मुझे। और इसी के साथ एक और शेर भी था कि मेरे कश्मीर के टुकड़े हुए और जो बचा है, मेरे कश्मीर के टुकड़े हुए और जो बचा है, सुना है आजकल उसका भी सौदा चल रहा है। तो दरख्तों के हवाले से मेरे बेशुमार अशार हैं। ये लास्ट टाइम मैं कुछ जो महफिलें भी ऐसी होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी शायरी को एग्जैक्ट जगह पे पहुंचाऊं ताकि इसका कोई पॉजिटिव इस्तेमाल हो सके। अदरवाइज़ मैं लिख कर अगर उसे मैं घर में रख देता हूँ, पास रख देता हूँ, तो मेरे ख़्याल में वो बेसूद चीज़ है। बिल्कुल। आपने दरख्तों के हवाले से कहा कुछ शायरी मैं सुनाऊँ, तो कुछ अशार हैं जो मैं आपको सुनाई देता हूँ। एक शेर है जो दोस्तों में ज़्यादा मकबूल हुआ, दोस्त इसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि कुछ इस तरह से पेड़ के कटने का दुख हुआ, कुछ इस तरह से पेड़ के कटने का दुख हुआ, जैसे किसी बुज़ुर्ग का साया नहीं रहा। और कुछ इस तरह से पेड़ के कटने का दुख हुआ, कुछ इस तरह से पेड़ के कटने का दुख हुआ, जैसे किसी बुज़ुर्ग का साया नहीं रहा। और दो और अशार हैं नेचर के हवाले से ही कि अब तो दुश्वार हुआ जाता है सांसें लेना। ये मेरा फेवरेट है। बहुत शुक्रिया आपका। अब तो दुश्वार हुआ जाता है सांसें लेना, है ज़रूरत के दरख्तों को संभाला जाए, और एक दुनिया वहाँ बसती है खुदारा सोचो। ये तो सबसे कमाल का है। बहुत शुक्रिया आपका। एक दुनिया वहाँ बसती है खुदारा सोचो, कूड़े करकट को ना दरियाओं में डाला जाए। तो इमरान साहब, मेरे अंदर एक ये दर्द है कि लोग लिखते हैं शायरी, सबकी शायरी बाकमाल है, लेकिन मेरे अंदर दर्द है दरख्तों के हवाले से। दरख्त लोग काटते हैं, बेदरे कटाव होता है, तो मेरे नज़दीक ये दरख्त जो है ना, ये हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत करने वाले हैं। तो मेरा अपना ये नज़रिया है कि एक इंसान की मौत से ज़्यादा मेरे लिए जो दर्दमंद चीज़ है वो एक दरख्त की कटाई है। ये मेरा अपना नज़रिया है, क्योंकि दरख्त ही जो है ना ऑक्सीजन फराहम करते हैं। आजकल देखें कोरोना की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर नापैद हो गए हैं। बिल्कुल इमरान साहब, आने वाले वक्तों में ये दरख्त नहीं होंगे और लोग फिर सांस की बीमारियों की वजह से मरते फिरेंगे। बिल्कुल। सर, प्राइवेट टीचर्स के लिए आप मज़ीद क्या इक़दाम करेंगे? प्राइवेट टीचर्स के लिए इमरान साहब मेरी कोशिश है कि उनके लिए कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन हो, कानून साजी हो उनके लिए। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने पास मेरे जो इख्तियारात हैं कानून की, एक मेरे पास डिग्री मौजूद है, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं प्राइवेट टीचर्स के लिए प्रॉपर वर्क करूं, कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ूं और इनके लिए प्रॉपर कोई लेजिस्लेशन हो, कानून साजी हो, ताकि कोई किसी टीचर को रखे, उसका प्रॉपर एग्रीमेंट हो, जब निकाले तो उस एग्रीमेंट के थ्रू उसको प्रॉपर नोटिस देकर इदारे से निकाला जाए। एक प्रॉपर टीचर की डिग्निटी हो, रिस्पेक्ट हो, जैसा कि यूरोप के अंदर होता है, जैसे कि दीगर तमाम तर जो तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। तो मेरी कोशिश है इनके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन करूँ, कानून साजी करवाऊँ, ताकि इस शोबे के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ जो माशरे के अंदर होती हैं, बिलखुसूस हमारे इस मुल्क में वो ना हों। अल्लाह करे कि आप कामयाब हों, क्योंकि अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो मेरे हाल में दुनिया आखिरत इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी के कुछ मकासद बेशुमार जो मैंने अचीव किए, ये भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। और आप की दुआएं मुझे चाहिए, नाज़रीन की दुआएं चाहिए कि अल्लाह पाक मुझे इस नेक मकसद में कामयाब करे। व्यूअर्स, जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ टीचर्स को जो है ना इदारों से निकाला गया था, तो उसके बाद भी मैंने एक वीडियो सर के साथ बनाई थी, तो क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो चुकी है इसलिए आप नहीं देख सकेंगे। टीचर्स का जो इशू है वो बहुत मेन इशू है, उस हवाले से जो है सर से एक दफ़ा फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, उस पर डिस्कशन होगी। हम आगे बढ़ते हैं। सर, आपकी पसंदीदा हॉबी क्या है? अच्छा, आपके स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, उन्होंने भी क्वेश्चंस किए हुए थे जी सर से पूछने हैं, तो हाँ बिल्कुल बेशुमार क्वेश्चन मुझ तक भी पहुँचे हैं। तो इमरान साहब, मेरा पसंदीदा मशगला शायद सबको अजीब भी लगे, कंपटीशन है। माशाल्लाह।
जी वाकई अजीब है। जब मैं किसी कंपटीशन में जाता हूँ, जीत के आता हूँ, कोई ट्रॉफ़ी लेकर आता हूँ, कोई इनाम लेकर आता हूँ, या हौसला अफजाई की कोई मुझे मेरी करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसी को ही समझता हूँ कि यही मेरा पसंदीदा मशगला है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे कि लोगों की खिदमत करना, लोगों की जितनी हो सके मदद करना। सर, आपके जो ख्यालात हैं और आपकी जो विजन है, उसकी जो जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया। लाइटर मोड में आते हैं कि शादी के बाद वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी या पहले वाली? अच्छा देखें इमरान साहब, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इसके। जी जी, मुझे भी लोगों ने इस तरह के सवालात किए। आप देखें कि शादी के बाद जो लाइफ होती है वो इंसान पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि पहले इंसान थोड़ा सा अकेला होता है और उसकी जो मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस भी होता है और डिट्रैक्ट भी होता है। उसका दिमाग जो है वो पुरसकून नहीं होता और एक जगह पे फिक्स नहीं होता। शादी के बाद जब आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो यकीन मानिए आपका हौसला, आपका जज्बा, आपका जोश जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है और आप कोई भी काम पहले से बढ़कर दोगुना करते हैं। तो मेरे ख्याल में शादी हर इंसान को करनी चाहिए और इन टाइम करनी चाहिए। मेरा आपको भी लेट हो चुका बिल्कुल मशवरा है कि आप इन टाइम कर लें, अभी भी वक्त है इंशाल्लाह। तो शादी जो कि देखें ना इमरान साहब, हमारे इस्लाम ने भी यही है कि जब सुन्नत नबवी और जब लड़का लड़की बालिग हों तो उनकी शादी करवा दी जाए। तो एक ये अच्छा अमल है, सुन्नत नबवी है। जब लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी जो है ना वो दुनिया में ही जन्नत बन जाती है। सर, आपने बहुत से जो है ना जगहों पे नमाज जीते, बहुत सी जगहों पे टॉप किया। मेरे ख्याल में नात खानी में पूरे 21 से आप टॉप कर चुके हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा तलावत में भी कर चुके हैं। तलावत में भी है। आप ज़रा खुद ही बता दें क्योंकि मुझे इतनी लंबी लिस्ट याद नहीं रहेगी। चूँकि इमरान साहब, मेरा बचपन से शौक़ था नातें वगैरह पढ़ने का। मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता चलूँ। ताया अबू मेरे जो गाँव में जेहलम में रहते हैं, दयाल उस जगह का नाम है, ख्वाजा इकबाल नाम है उनका। आजकल बीमार हैं, सामीन से मेरी इल्तमास है दुआ भी करें उनके लिए। तो वो भी ख़तीब थे एक मस्जिद के। तो मैं उस दौरान नातें पढ़ता था। हमारा इलाका होता था जहाँ पे भी कोई महफ़िल होती तो उस जो इश्तिहार होता उस पर मेरा नाम लिखा जाता बाकायदा, और ताया अबू की ये ज़िम्मेदारी होती थी। अब एक मरतबा क्या हुआ कि न जाने क्यों उनको याद ना रहा, उनसे मेरा नाम कहीं स्किप हो गया। महफ़िल में मैं बैठा रहा और आखिर टाइम तक मेरा नाम वहाँ पे ना पुकारा गया। अब जब वो घर आए तो मेरी उनके साथ एक जंग शुरू हो गई कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने दोनों कानों को हाथ पकड़ के कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। यानी मेरे अंदर एक शौक़ था बचपन से नात खानी का। नाते में पढ़ता था। जुमे के दिन मैं 10-15 मिनट पहले चला जाता और मस्जिद में जाकर नातें पढ़ता। फिर मीरपुर के अंदर आकर कॉलेज लेवल्स पे, स्कूल लेवल्स पे बेशुमार मुकाबला जात मैंने जीते। स्काउट्स एसोसिएशन जो है उनके मुकाबला जात होते थे वो जीते। फिर लोकल सतह पे मुकाबले होते थे कॉलेजेस के माबैन। फिर मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर मुकाबले होते थे। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर की सतह पर होते थे जो मैंने जीते। फिर इसके अलावा मौसीकी का भी थोड़ा बहुत शौक़ है मुझे, क्योंकि नात ख़वानी के साथ साथ वो चीज़ भी अटैच हो जाती है। मौसीकी से मुराद ये कि मिली नगमों का मुकाबला था जिसमें वो एक मेरा नगमा मशहूर भी है, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। उसमें मेरी फिर सेकंड पोजीशन थी। इसके अलावा तिलावत कलाम पाक में मेरी ओवरऑल मेरे ख्याल में ये मेरा एक अवार्ड पड़ा भी हुआ है। अच्छा। सीरत आलम ये स्काउट रैली थी कोई, उसमें मेरी सेकंड पोजीशन थी। अच्छा। इसके अलावा भी बेशुमार, क्योंकि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन से अभी तक कुछ याद भी नहीं रही। रिसेंट जो आपको अवार्ड मिला है वो मुझे तो याद नहीं किस वाले से। रिसेंटली के वाले से। जी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ये, यहाँ पे इनका एनुअल प्रोग्राम होता है। काफ़ी अरसे से मैं इनके साथ अटैच हूँ। अब चूँकि मैंने आपको कहा था कि मेरी शायरी जो है वो एनवायरमेंट के हवाले से है, वो उन लोगों को काफ़ी पसंद आई। फिर हर फंक्शन में वो मुझे एज आ गेस्ट भी बुलाते हैं। वहाँ पे अपने मैं जो है वो जो भी मेरी नाकस राय होती है वहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। नाकस तो नहीं है। मैं बस मेरी अपनी ज़ाती यही है कि जो अल्फाज होते हैं मेरे वहाँ पे पेश करता हूँ, और उन लोगों ने इज़्ज़त बख्शी और एजाज़ी शील्ड जो है वो वहाँ पे उन्होंने पेश की थी। अल्लाह सर आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। आमीन आमीन। असल में आजकल जो हमारे मुल्क की जो हालत है जी, जो मेरा तज्ज़िया है मैं भी अपनी आप शेयर करूँगा आपके साथ। फिर आप हमारी जो कौम आज दिन ब दिन तंजली की तरफ जा रही है उसकी मेन रीज़न यही है। अच्छा, यह आपने अपनी राय मेरे सामने रखी। मेरा जो है आपकी राय से मैं इख्तलाफ करता हूँ। ठीक है। अल्लामा इकबाल का ये एक शेर है, आपने भी अल्लामा इकबाल के एक शेर पेश किया ना कि मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। उन्हीं का एक शेर है कि यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू,
मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। यानी कि अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे गिला आप सबसे है जो यूरोप की गुलामी कर रहे हैं। मुझको यूरोप से कोई गिला नहीं है। यूरोप के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। अब हमारे मुल्क में वो सब क्यों नहीं है? मैंने जैसे पहले जिक्र किया ना टीचर्स का, प्राइवेट टीचर्स का। अब ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी तो लोग फिर यूरोप की मिसालें देंगे। अब देखें, अब अगर टीचर की बात आती है तो हम यूरोप की मिसाल देते हैं। अदल की बात आई तो हम कहते हैं कि अदल उमर जो है वो यूरोप के अंदर उन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, उमर्स लॉ। हमने नहीं जहाँ पे जो इन्फेंट होता है, बच्चा शीर ख्वार जो होता है, उसकी जो तमाम तर परवरिश होती है वो हुकूमत करती है। बरतानिया के अंदर ये लॉ मौजूद है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम इन चीज़ों से दूर क्यों हट रहे हैं? वो इकबाल वाली बात ना कि मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। तो मेरी ये ज़ाती राय है। ठीक है सर। सर ये जो आप अपने स्टूडेंट्स हैं जो आपके, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा इमरान साहब, स्टूडेंट्स के लिए मेरी हमेशा, जब मैं क्लास में पढ़ाता भी था, मेरी कोशिश रही कि मेरी ज़ाती जो लाइफ है उससे स्टूडेंट्स को कुछ सबक मिले। क्योंकि हमारे इस सोसाइटी का ये हिस्सा है कि आप सिर्फ किताब बच्चों को पढ़ाएं और उनको कहें कि वो उसको रटा लगवा लें। हालांकि मेरी ज़ाती ये राय थी कि स्टूडेंट्स को उससे हट कर मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो नंबर्स की शक्ल में हासिल करता है उसमें तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। असल में इल्म वही है जो स्टूडेंट के अंदर चला गया और जो उसके अखलाक की शक्ल में सामने आता है। एक बच्चा 1100 में से 1150 या फिर 1150 नंबर लेता है, उसे उस्ताद की इज़्ज़त का नहीं मालूम, उसे नहीं पता मैंने कैसे बड़े से बात करनी है, उसे नहीं मालूम कि मैंने छोटे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, तो वो माशरे में क्या तरक्की करेगा। मेरा हमेशा स्टूडेंट्स के लिए यही पैगाम रहा कि सबसे पहले अपने वालिदैन की और फिर अपने उस उस्ताद की। जैसे उस्ताद भी देखें रूहानी बाप है ना बच्चे का, कि वालिदैन इस दुनिया में लाते हैं, उस्ताद उस बच्चे को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाते हैं। तो उस्ताद की तमाम तर बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। उस्ताद कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस्ताद की जितनी हो सके आप लोग कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। अब मैं अपना आपको इमरान साहब बताऊँ ना, मैं एक आप कह सकते हैं एवरेज बच्चा था अपने स्कूल में, एवरेज बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करता था। हज़रत अली का वो कौल मेरे जहन में था कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो मेरे जहन में ये कौल रहता था और मैं हमेशा अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करता था। जो बात मुझे वो कहते मैं उसको मानता। हाँ, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो मेरे जब नज़र से एक हदीस गुजरी जी कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे 3 बाप हैं, और मफ़हूम बता रहा हूँ शार्ट कि इसमें सबसे जो ज़्यादा दर्जा है वो तुम्हारे जो है ना उस्ताद का ओरिजिनल बाप से बड़ा दर्जा उस्ताद का। जी जी। तो मैं वहाँ पे सजदर हो गया कि भाई क्या मैं ये तकाज़े पूरे कर रहा हूँ। तो कोशिश यही होती है कि जो जैसे आपने कहा कि उस्ताद की इज़्ज़त करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। उसके अलावा सर हमारी जो मुल्की तरक्की का राज है, शॉर्ट सा बताइएगा किस में पोशीद है? मुझे आपका सवाल समझ, हमारा जो मुल्क है इसकी तरक्की कैसे हो सकती है? आज तकरीबन जो है 30,000 अरब डॉलर का जो है ना मकरूज़ हो चुके हैं। हाँ ऐसे ही है। इसमें इमरान साहब व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि अभी अज़ान का इंटरवल आ गया था दरमियान में, तो सर ने भी फ़ौरन इशारा किया कि पहले अज़ान सुन लें, क्योंकि अज़ान सुनना जो है ना हम सबका फ़र्ज़ है। और हम जस्ट स्टूडेंट्स को कहते ही नहीं है, ऐसे लोग मुझे खुशी होती है कि मौजूदा माशरे में जो ख़ुद भी अमल करते हैं, उन्हीं लोगों की बातें जो है असर करती हैं बच्चों पे जो ख़ुद भी अमल करते हैं। तो सर क्वेश्चन वही था कि हमारे मुल्क की तरक्की कैसे हो सकती है? अच्छा इमरान साहब देखें, हम लोग जो है ना वो दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, तनकीद करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। बेशक हम ये कहते हैं कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है। अब देखें हम अपने गिरबान में नहीं झांकते। वो आरफ़ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श का भी क्या खूब शेर है ना कि बुरे बंदे नूं मैं लबन टुरिया लब्बा बुरा न कोई, बुरे बंदे नूं मैं लबन टुरिया लब्बा बुरा न कोई, जद में अंदर चाहती पाई मैं तो बुरा न कोई। अब राजा साहब, इमरान साहब, हम अपने आप को ठीक कर लेना, सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी, अपना मुहासबा कर लें, तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब देखें ना, मुल्क में हुक्मरान वैसे ही मुसर्रद किए जाते हैं जैसे लोग होते हैं, जैसे अवाम वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। अब हम अगर ठीक हो जाएंगे तो हमारे हुक्मरान भी ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। और एक और बात यहाँ पे मैं शॉर्टली करना चाहूँगा कि हमारे इस मुल्क में 2 किस्म के लोग मौजूद हैं, एक ज़ालिम तबका है और एक मज़लूम तबका है।
ज़ालिम लोग जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं, अपने मफादात की खातिर वो इकट्ठे हैं सारे। हमारे सामने वो ऐसा एक इमेज बना के रखते हैं कि आपस में हमारी लड़ाई है, हमारी जंग है आपस में, लेकिन दर हकीकत ऐसे नहीं होता। पसे पर्दा मामलात कुछ होते हैं, पसे पर्दा तमाम तर लोग जो हैं वो मफादात के लिए के। हम मज़लूम लोग जो होते हैं वो आपस में, हमें सुन्नी वाबी के नाम पर लड़ाया जाता है, हमें मुस्लिम लीग नून और PTI के नाम पर लड़ाया जाता है, और हम आपस में लड़ते हैं। भाई भाई के साथ लड़ रहा है, दोस्त दोस्त से जुदा हो रहा है, हमें दोस्त दोस्त से जुदा हो रहा है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आज इस अमर की ज़रूरत है कि हम लोग जो है वो इस बात को समझें, जैसे ज़ालिम एक हैं हम लोग भी एक हो जाएं। हम इन चीज़ों के पीछे कभी ना पड़ें, और जैसा कि मैंने पहले कहा, सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी, अपना मुहासबा ज़रूर करें। बेशक सर, आपके एक स्टूडेंट हैं, आजकल वो कराची में आते हैं, तो उनका क्वेश्चन था, वैसे आप आंसर तो दे चुके हैं, लेकिन उनका नाम मेरे ख्याल में मोहम्मद बशारत हैं। जी जी। क्वेश्चन था इनका कि सर आपने जो है ना ये टीचिंग और लायरी, ये दोनों गोल कैसे अचीव किए? जी जी। अच्छा, और उसके साथ जो है ना ये लायरी टीचिंग छोड़ कर क्यों आप वकील बने, क्योंकि आपको टीचिंग करनी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल, ये बशारत ने क्वेश्चन किया। इसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं महमूद शेख साहब, उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था इसी तरह का ही कुछ। तो जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन शॉर्टली फिर भी बताता चलूँ कि कानून की डिग्री जो है वो इसके अंदर एक ताकत मौजूद है। अब देखें ना इमरान साहब, एक आम लोग जो है वो एक आप टीचर ही ले लें, चाहे वो सरकारी मुलाजम है, तो पुलिस से वो डरता है, ऐसी बात है ना। वो उसे नहीं मालूम कि उसका हक़ क्या है, उसका राइट क्या है, जबकि एक वकील जानता है कि उसके अपने क्या राइट्स हैं और दूसरों के क्या राइट्स हैं। तो मेरे नज़दीक मेरे लिए इससे बेहतर डिग्री कोई नहीं थी मेरे पास। देखें, जब अभी इसकी टीचिंग वाली डिग्री भी मौजूद है, मास्टर्स इन इंग्लिश मैंने कर रखा है। अगर मैं चाहता तो उस फील्ड में जा सकता था, लेकिन मैंने ये फील्ड ज्वाइन की। अब देखें, लोग कह रहे हैं कि मैंने वो शोबा छोड़ दिया है, मैंने वो शोबा बिल्कुल छोड़ा नहीं है। टीचिंग एक पेशा है, टीचिंग मैं आज भी कर रहा हूँ। अच्छा। वो रेडियो की शक्ल में कर रहा हूँ, वो किसी कॉलेज में पढ़ाने की शक्ल में कर रहा हूँ, वो चीज़ें साथ साथ मैंने कंटिन्यू रखी हुई, क्योंकि मैं इस शोबे से मेरी जो वाबस्तगी है, मेरा जो ताल्लुक़ है, उसको मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा। तो ये शोबा मैंने कतन बिल्कुल इसको मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ा। ये जुज़ वक्त ये है कि मुझे ये लगा कि ये प्रोफेशन जो है मैं इसे कम्प्लीटली अडॉप्ट करूँ, तो मैंने ये अडॉप्ट किया। अच्छा, इससे ये वर्ड एक और निकला, रेडियो। जी, मैं भूल गया था ये क्वेश्चन। अफाक साहब ऑर्डर कौन से काम इन्होंने नहीं किए, कि रेडियो के फील्ड में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। जी सर, रेडियो में क्या अपने प्रोग्राम का नाम बता दें और टाइमिंग बता दें, हम भी उसको बता देंगे। अगर कोई लोग सुनना चाहते हैं तो रेडियो पाकिस्तान है, FM 101 मीरपुर आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे 10 से 12 मेरा प्रोग्राम होता है, गज़ल प्रोग्राम होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि आप डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। और सब रंग उसका नाम है। 10 से 12 बजे तक वहाँ पे मेरी जो है वो आवाज़ सामीन को सुनाई देगी। तो रेडियो भी साथ साथ जारी है। ये भी एक शौक़ इंसान के अंदर होता है, इंसान अपनी सलाहियतों को इसी सूरत में जो है वो निखार सकता है माशरे के अंदर। ठीक है, लास्ट पे सर व्यूज़ को क्या पैगाम देंगे चैनल के वाले से? अच्छा, आखिर में यही पैगाम है कि राजा साहब का एक बड़ा अच्छा इनका एक विज़न है, एक अच्छे मकसद के लिए निकले माशरे के अंदर। इनकी आप सब लोग भी सपोर्ट करें, और माशरे के अंदर होने वाले जुल्म जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएं। और कोई आप में से अगर कोई शख्स ये समझता है कि मेरे पास ऐसी स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ, दोस्तों के साथ, तो आप लोग इनसे भी रब्ता करें, और ये आपकी ज़रूर इंशाल्लाह मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि कोरोना है, ऐसा 20 भी अमल होगा। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया।